नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। और आज का दिन बीजेपी के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है, क्योंकि कल जब शपथ ग्रहण होना है उससे पहले आज विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा अपडेट आपको ये दे दें कि जो न्योता भेजा गया है उसमें 50 उद्योगपतियों को भी न्योता भेजा गया है, जिसमें 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है गौतम अडानी और साथ ही साथ मुकेश अंबानी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नवलकांत सिन्हा जी हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं। आप सभी सीनियर जर्नलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। तो हमारे साथ में पुष्पेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, गौतम अडानी और अगर बात की जाए मुकेश अंबानी, इनको लेकर तमाम आरोप विपक्षियों की तरफ से लगते रहे हैं बीजेपी के ऊपर। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इनको निमंत्रण देना, और अगर ये आते हैं तो इसको किस चश्मे से आप देखेंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको, नवल जी, सुनील जी को। और जैसी उन्होंने शुरुआत करी, बहुत अच्छी बातें सुनील जी ने और नवलकांत जी ने कही, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा और बड़ा है। गौरांशी, सिर्फ उनके लिए नेगेटिव बात करना कि साहब वो विपक्षी आरोप लगाते रहते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर और हम अपने प्रदेश के एक नागरिक की तरह सोचें, है ना, तो मुझे तो ये एक बड़ा सपना दिखाई देता है। और वो सपना है वाइब्रेंट गुजरात के बाद वाइब्रेंट बनेगा यूपी, है ना। तो इतने लोगों को जब बुलाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि उनमें से सभी निवेश करें, और निवेश के लिए बहुत कोशिशें योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में भी की। उन्होंने सम्मेलन भी किए, सब जगह एनआरआईज को भी बुलाया, लेकिन उतना शायद पर्याप्त जो उन्हें चाहिए था लक्ष्य, वो हासिल नहीं हो पाया। फिर भी नोएडा में जैसे सैमसंग और दूसरे लोग आए हैं, तो इससे क्या होगा, ये सब एक तीर से कई निशाने हैं, है ना। जैसे कि भाई जब नौकरियां वो आएगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, पूरे देश में मैसेज जाएगा कि यूपी ग्रो कर रहा है ना। एक मॉडल की तरह उसे बताया जाएगा आगे के कैंपेन में, 2024 के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगर कहीं पर किसी मोर्चे पे भाजपा सरकार या कहीं योगी सरकार को दिक्कत थी, तो बार बार बेरोजगारी का हल्ला मचता था, तो बेरोजगारी पर भी इससे काबू पाया जाएगा। अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ हुई है उसको कायम रखना एक बड़ी चुनौती है। बुलंदी पे पहुंच जाना आसान होता है, वहां ठहरना मुश्किल होता है। तो जब वो बुलंदी पे वहां अगर काबिज रहना है हमेशा के लिए, तो ऐसी कोशिशें जरूरी हैं कि निवेश बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े और पैसे का लेन देन बढ़े, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। तो मुझे इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं दिखाई देती। और अगर सरकार की नीतियों में, सरकार की यानी क्रियान्वयन में, अगर प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो किसी तरह से अपने सुझावों को लेके भागीदार बनती हैं, ये नहीं कि उनको सब चीज दे दी जाए, लेकिन अगर वो अपने सुझाव अपना, क्योंकि एक सीईओ जब काम करता है तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है ना। तो अगर वो सरकारें भी इसी तरह से सोचने लगे कि हमें विकास के साथ साथ आगे बढ़ाना है राज्य को, तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती, मुझे तो एक अच्छा उपाय लगता है। और अब बात कर लेते हैं जो कल शुरू होने वाला है। मैं माफी चाहूंगा सुनील जी, नवल जी, मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये है पूर्व संध्या कल की सरकार बनने की। तो देखिए, ये जो पहला निमंत्रण है, इसने उनका एक संकेत दे दिया भाजपा सरकार का कि वो क्या करने वाले हैं। अगर आप एक पैनोरामिक व्यू देखें, विहंगम दृष्टि डालें, तो आप ये देखिए कि चुनाव जीतते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया और अपनी सूची बनाई, सब कुछ किया। इसी तरह से सूची बन रही है कि मंत्रियों कौन होगा, किसको क्या विभाग दिया जाएगा, कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो जब विहंगम दृष्टि डालें तो पश्चिम से पूरब तक इतना बड़ा राज्य, इतनी विविध जातियों वाला प्रदेश, तो उसको कैसे संभालें, तो ये आसान नहीं होता। आरोप लगने लगा कि साहब वो मतभेद हैं, इसलिए मंत्रिमंडल गठन में और शपथ लेने में देरी हो रही है। ऐसा नहीं है। हाँ, होलाष्टक जरूर थे, पहले होलाष्टक थे और बड़ी एक्सरसाइज इसमें करनी पड़ रही होगी, और इसीलिए शायद देर लगी होगी। अभी तो जो चर्चाएं चल रही हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी 2 के बजाय 3 भी हो सकते हैं। जैसे नाम चर्चा में है, बेबी रानी मौर्य है, श्रीकांत शर्मा को भी अवसर मिल सकता है, केशव प्रसाद मौर्य हारने के बावजूद उस पद पर रह सकते हैं। तो इतनी चर्चाओं के बीच और इन मंथनों के बीच ये सारा कुछ करना, ये एक अच्छी पहल लगती है ना। और मंत्रियों का जो होगा उसमें जिस तरह से उन्हें प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, आपने महिलाओं की बात की है, आपने ब्यूरोक्रेट्स को लिया है,
और ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिलीवरी कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है। तो हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे हैं, पर जो लोग इन नामों को तय कर रहे होंगे और सारी चीजें कर रहे होंगे, स्वयं अमित शाह लगे होंगे आज से वहां पर, तो अगर सलाह उनसे ली जाए तो मुझे इसमें कोई नुकसान नहीं लगता। ये बीजेपी का एक अच्छा कदम मुझे लगता है। पुष्पेंद्र जी, एक कमेंट आया है जिस पर हम आपसे इस पर जवाब चाहेंगे कि आपने कहा कि इसको एक पॉजिटिव वे में भी देखना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में निवेश होगा। एक हमारे व्यूअर है महेश त्यागी जी, वो लिखते हैं यूपी का सौदा करने के लिए अडानी अंबानी आ रहे हैं। आपका कमेंट चाहेंगे इस पर कि क्या कहना चाहेंगे? महेश त्यागी जी की बात इसलिए है कि देखिए, जब बार बार ये प्रचार किया जाए, इस तरह के आरोप लगे, तो कहीं ना कहीं आम जन के मन में ऐसा बैठ ही जाता है। और हाँ, महेश त्यागी जी की बात से मैं सहमत भी इसलिए हो जाऊंगा कि यदि इस निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी तो ये संदेह उत्पन्न होने लगता है। जैसे अभी नवल जी ने कहा, दूसरे सुनील जी ने भी कहा कि वो हवाई अड्डों के रखरखाव में भी लगे हैं। अब शब्द का फर्क है, वो रखरखाव करके मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है या उनको लीज पे देके बेच दिया गया है ना, ट्रेनें क्या उनको बेच दी गई, क्या उनके लिए जमीनें सस्ते में उपलब्ध करा दी गई, सारे हाईवे वही क्यों बना रहे हैं? ये सवाल महेश जो उठा रहे हैं, ये आम जनमानस में इसलिए उठते हैं जब इसमें पारदर्शिता नहीं होती, जब इस पर जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन यदि ये सारी प्रक्रियाएं, निवेश की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, सारी बातें होंगी, तो अडानी और अंबानी को एक सिंबल मानिए। आप ये मानिए कि निवेश आएगा और अच्छी सलाह मिलेगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और जैसे मैंने पहले शब्द यूज किया था कि बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा है, अब वो वाइब्रेंट गुजरात के बाद ये नारा देना चाहेंगे, वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश, और वही 2024 का उनका लक्ष्य होगा, जैसा अभी सुनील ने और नवल जी ने कहा, सुनील जी ने और नवल जी ने। तो मुझे लगता है कि ये अच्छे संकेत वाला होगा। और विपक्ष को देखिए, कुछ भी कहना है वो कहेंगे, बहुत सी बातों पे कहते हैं, लेकिन अगर सरकार की ओर से कोई कमी छोड़ी गई या पारदर्शिता ना बरती गई तो महेश त्यागी जी का सवाल उचित हो जाएगा। पुष्पेंद्र सर, बहुत डिटेल में आपने, सुनील सर ने हमें काफी चीजें समझाई। हम लगातार आपसे कमेंट्स भी ले रहे हैं। यूट्यूब पर हमने जो कमेंट था आपको बताया, फेसबुक पर एक कमेंट आया, गौरव यादव जी लिखते हैं कि यूपी को बेचना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा आरोप हो जाता है। लेकिन एक चीज जो देखने वाली वो ये है कि आप देखिए कि लंबे समय से, अभी की अगर बात नहीं की जाए, जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें भी काफी कोशिशें की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन्वेस्टर्स को लेकर। गौरवंशी, जो अभी श्री यादव जी ने शंका जाहिर की है, हम पहले उसी से शुरुआत करते हैं। जो महेश त्यागी ने कहा था वही ये कह रहे हैं। ये आशंकाएं क्यों हो रही हैं? ये आशंकाएं मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस बार इन्हें दूर नहीं कर पाएगी। वो सोचे समझे सुलझे हुए लोग हैं, और ये बार बार ये आरोप लगना अडानी का, अंबानी का, तो इससे वो निपट लेंगे। और इसके लिए सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो ये है कि सारी प्रक्रियाओं का पारदर्शी होना और पारदर्शी दिखाई देना, यानी उनका आचरण ऐसा हो कि वो लोगों को लगे। बाकी जो बातें सुनील जी ने, नवल जी ने कही, उसका जिस्ट यही है कि जब कोई निवेश आता है या कोई इंडस्ट्री लगती है तो उस एरिया का समग्र और रादर एक बार मैं कहूँ कि चहुमुखी और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट वहां पे होता है ना। उसके बहुत मल्टी डायमेंशंस होते हैं, एक ही डायमेंशन नहीं होता उसका। सामाजिक सांस्कृतिक बहुत बदलाव होते हैं। अब जैसे मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, आज की तारीख में मोदी रबर यहाँ पर थोड़ा ऑटोमेटिव हो गई है, लेकिन जब ये 90 के शुरू के दशक में आई थी, 80 के दशक में हड़ताल से पहले, तो इसने पूरे शहर की अर्थव्यवस्था बदल दी थी। लोगों एकदम से महंगाई बढ़ी थी, मतलब मकानों के किराए बढ़े थे, लोगों की आमदनी बढ़ी थी, लोग मोटरसाइकिलों पे और कारों पे घूमने लग गए थे। एक नहीं, उसके मल्टी डायमेंशन होते हैं। उनका स्कूल था, उसके स्कूल में लोग एडमिशन लेने लगे। इसी तरह से मोदी नगर भी था। ये एक अलग विषय है विवाद का कि वो क्यों बंद हुए, कहीं हड़ताल हुई, कहीं कुछ हुआ। तो जो सारी बातें हैं, देखिए इस समय उनका चैलेंज क्या है। ये योगी जी की सरकार जरूर है, लेकिन लक्ष्य, जैसा अभी सुनील जी ने और नवल जी ने कहा कि लक्ष्य तो 2024 है, तो उससे पहले आपको एक मॉडल पेश करना है। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने या आप पार्टी ने पंजाब में जाके जीत हासिल की, तो उन्होंने दिल्ली मॉडल को पेश किया। अब आप पूरे देश में गुजरात के बाद एक और ऐसा मॉडल चाहते हैं जो थोड़ा गुजरात से ज्यादा जटिल था, और वो था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अगर आर्थिक उन्नति होती है और इस तरह से विकास होता है, उसके लिए अगर प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट लोग अगर पार्टनर बनते हैं विकास में,
जमीन खरीदने और बेचने में नहीं, अगर वो विकास के पार्टनर बनते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सरकार के लोगों का आचरण ऐसा रहे, इन निवेशकों का भी आचरण ऐसा रहे कि आम आदमी को ये ना लगे कि भाई कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ या इनके साथ पक्षपात किया गया या सरकारी संपत्तियां या सार्वजनिक संपत्तियां इनके हवाले कर दी गई। उसके लिए पारदर्शिता जरूरी होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ निवेश, अब जैसे 50 को बुलाया गया है तो सारे निवेश करें ऐसा नहीं है, लेकिन सारे लोग सलाह तो दे सकते हैं ना। तो अगर ये एक गुड एडवाइजर होंगे सरकार के, जो हमारे यहाँ पे वित्त मंत्री या उद्योग को देखे और वो इनसे सलाह लेके सारी चीजें करने लगे, तो उनके पास डेटा होता है कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा है, कौन सी चीज मार्केट हो रही है, किसका प्लांट लगाया जाए, क्या प्रोडक्शन की जाए, किस विधि से की जाए कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। तो ये सारी बातें ऐसी है जो वो बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन हाँ, महेश त्यागी और यादव जी की शंकाएं तभी दूर होंगी जब हम इसमें यानी बीजेपी सरकार अपना पारदर्शिता को दिखाती रहे कि यहाँ कोई बेईमानी नहीं हो रही है और इसका फायदा प्रदेश को मिलने वाला है। तो मैं दोबारा से बोलूंगा कि वाइब्रेंट यूपी का मॉडल 2024 में दिखाने के लिए कानून व्यवस्था, समाज का जो कल्याणकारी राज्य होना चाहिए उसका अवधारणा उन्होंने दिखा दी, राशन बांटकर। कानून व्यवस्था सबला है जिससे निवेशकों के मन में जो शंकाएं हैं वो दूर होंगी। तो अगर इस तरह के लोग आते हैं और यूपी भी वाइब्रेंट, गुजरात की तरह वाइब्रेंट यूपी होता है, तो इसमें क्या बुराई है।